पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब कहते हैं कि सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका कि जिसे ठोस कहा जा सके। साथ साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। यही बात अली अमीन गंडापुर साहब भी कह चुके हैं कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरे तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि ये तासुर ही गलत है कि किसी ऑपरेशन का फैसला हुआ या किसी ऑपरेशन की बात की गई। मामला है क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई थी उसे गैर मौसर सिर्फ इस वजह से कहती है कि वो शरीक नहीं हुए, या वो ये समझते हैं कि वहाँ पर दुरुस्त फैसले नहीं हो सके। जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया अली बुखारी साहब ने। अली बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया। और कादिर मंदोखेल साहब कराची से मौजूद है हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी शुक्रिया। इख्तियार वली साहब सर आप ही इब्तिदा कीजिएगा। आपको पहले तो मुबारक हो। मेरा ख्याल है दोनों पैनलिस्ट भी इस बात के ऊपर, बाकी जो आपके अलावा दोनों मेहमान हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपको मुबारकबाद देनी है, वज़ीर-ए-आज़म के साथ अब आप काम करेंगे सर। लेकिन जिम्मेदारियां जहाँ बढ़ी हैं तो फिर आपकी जवाबदेही भी बढ़ गई है, और वो ये है कि क्या तलाल चौधरी साहब का बयान दुरुस्त है कि जिसमें वो कहते हैं कि जी कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान दुरुस्त है कि जिसमें वो कहते हैं इजाज़त ही नहीं देंगे तो आप ऑपरेशन कहाँ से करेंगे। और फिर उमर अयूब साहब ने इब्तदाई जो गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है कोर्ट के बाहर थे वो, तो उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है, बातचीत मसले का हल है। यहाँ तो सब यहाँ तक मुत्तफिक है। लेकिन उन्होंने कहा कि सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा। तो सर क्या इजलास गैर मौसर भी था कि जिसके अंदर किसी चीज़ का फैसला नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद, थैंक यू वेरी मच। मुबारकबाद देने के लिए भी शुक्रिया। सबसे पहले बात तो ये है कि जो उमर अयूब साहब हैं वो इस सारे मामले में अब इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, वो अब गैर ज़रूरी हैं और गैर मुतालिका हैं। उसकी वजह यह है कि वो आज जो कहीं पे भी खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं या टीवी टॉक शो पर बैठकर बात करते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, यही बात यही मुद्दा उनको चाहिए था कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जाते और वहाँ पर देते, भले इससे ज़्यादा सख्त वो मौक़िफ़ देते। लेकिन अब उनका कोई काम नहीं रहा, अब वो गैर मुतालिका हो चुके हैं और गैर ज़रूरी हो चुके हैं। लिहाजा आप अपना मुँह बंद ही रखें तो बेहतर है। जहाँ तक आपने बात की इसकी तलाल चौधरी की और अली अमीन गंडापुर की ऑपरेशन की, तो देखिए तलाल ने बात बिल्कुल ठीक की है। मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। अमन बहाल करना है एट एनी कॉस्ट। अगर पीटीआई ये समझती है कि ये अमन बातों से, डायलॉग से बहाल हो सकता है तो आ जाते, बैठ जाते और ये मशवरा उधर दे देते और हम आपको आगे कर देते। हमें तो पता है कि आपके जो BLA है, TTP है, दहशतगर्द तंजीमें हैं, आपका बहुत अच्छा लाइज़ॉन है उनके साथ, बहुत अच्छा लाइज़ॉन है, बड़े अच्छे राब्ते हैं। 5-7 हज़ार फैमिलीज़ को आप आबाद करने के लिए 2021 में आप अपनी हुकूमत में लाए भी थे। आपके सिटिंग वज़ीर आला को 50 करोड़ रुपए उस वक़्त फिर उनको अपनी तावान भी देनी पड़ी जान बख्शी के लिए, महमूद खान को। और ये फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था और वो मेरा जवाब तस्दीक या तरदीद किए बगैर वहाँ से उठ के वो चले गए थे। तो आपके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये ताल्लुकात आप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना करें कि आप किसी दहशतगर्द तंजीमों से अपने मुखालिफिन को मरवाने के लिए कोई एजेंडा बनाएं। ज़िंदगी और मौत तो वैसा भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर आप ये ताल्लुकात पाकिस्तान की सलामती के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पाकिस्तान में अमन के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर ये दोहरा मायार क्यों है? जब बनू में अमन जरगा होता है तो वज़ीर आला जो नंबर लेने के लिए वहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, और आज जब अमन की बात हो रही है तो आपका मौक़िफ़ कुछ और है। आप कहते हैं कि नहीं, इनको नेशनलिटी देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इजलास में शरीक नहीं हुई कि जहाँ पर जो है वो इस तमाम फैसले के हवाले से डिस्कशन होनी थी, तो क्या उनको हम रेलिवेंट करार दे देंगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो किसी इजलास में नहीं आए? कोई बहुत सारे मामला हो सकते हैं, रेलिवेंट तो नहीं हो सकते ना सर, लोगों ने वोट तो उनको दिए हैं ना। फवाद, मैं कौन हूँ और आप कौन है कि हम ये फैसला करें कि हम उनको कहें कि आप इरेलेवेंट हैं? उन्होंने खुद अपने किरदार से इंसान ज़रूरी और गैर ज़रूरी होता है। तहरीक इंसाफ ने खुद, अब जो उन्होंने जिनका एक्शन था, मुझे बताइए क्या BLA ने जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, जो लोगों को वहाँ पे कत्ल किया गया, जिन लोगों को अगवा किया गया, स्टेट की बदनामी की गई, तो क्या ऐसे वक्त पर फार्म 47 की रट लगाना,
इलेक्शन की बातें करना, मेरे कैदी को छोड़ दो, कैदी नंबर 804 को रिहा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो आएगा तो करेंगे, वो नहीं होगा तो नहीं करेंगे। आप समझते हैं क्या ये एक सीरियस रवैया था? ये एक जिम्मेदाराना रवैया हो सकता था? आई थिंक पीटीआई इज एट द हाइट ऑफ देयर इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तहरीक इंसाफ अपनी गैर जिम्मेदारियों की इंतहा को पहुंच चुकी है, जहां पर वो इलेक्शन की बातें तो छोड़ ही दें कि ये फार्म 47 है, किसका मैंडेट असली है, किसका जली। ये तो 2013 में भी ये लोग यही कहते रहे, 2018 में भी हम यही कहते रहे, 2024 में भी यही बात है, ये चलती रहेगी। लेकिन जहां इस कौम के बच्चों का, जवानों का खून बहता है, जहां पर मुल्क की बदनामी होती है, किसी ट्रेन को अगवा किया जाता है और उस वक्त बीएलए और इंडिया एक ज़बान, एक बोली बोल रहे होते हैं, बैक आवाज़ और यक जान होकर, उस वक्त तहरीक इंसाफ को खुद को अलग नहीं करना चाहिए था उनसे, पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना चाहिए था, पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए था। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। और अगर ये आते, इनका कद और बढ़ता। भले ये कहते कि ऑपरेशन मत करो, भले ये कहते कि हम कोई पुरतशद्दद रास्ता नहीं लेते, भले यही कह देते कि हमने डायलॉग का रास्ता लेना है और हम इन्हीं को कह देते कि आप आगे हो जाओ, अगर कोई प्रोग्रेस ना निकली दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला लेंगे। ठीक हो गया इख्तियार साहब। अली बुखारी साहब, इख्तियार वली साहब के 2-3 बड़े पॉइंट बड़े अहम हैं। वही कहते हैं कि रेलिवेंसी आप खुद पैदा करते हैं सियासत में कि जब आप शामिल नहीं होते। मेरा ख्याल है कि मैं ठीक समझा और यही बात थी इख्तियार वली साहब की। तो यहाँ तक तो सर पॉइंट ठीक है, लेकिन सर एक कमेटी के अंदर आप शरीक ना हो और उसके बाद में आप उसके ऊपर तबसरे करें तो बेहतर नहीं था कि उसका पार्ट बनकर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी आवाज़ पहुंचा पाते, उन तमाम लोगों तक पहुंचा पाते कि जिन्होंने आपको वोट दिया, और उन तमाम लोगों से बात कर पाते कि जिनसे आपको शिकवा शिकायत है या जो किसी फैसले की तरफ लेकर जाते हैं चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। देखिए फवाद, ऐसी बात नहीं है। ये जिस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की बात कर रहे हैं उसकी अपनी अफादियत क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा इशू हुआ बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए हुए, जो कि हमने ऐलान किया और अभी हम बुलाएंगे इंशाल्लाह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इन्होंने एक सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। अच्छा, उस इजलास के अंदर क्या वो लोग मौजूद थे, स्टेक होल्डर्स थे जिनके हलकों में ये चीजें हुई? क्या वहां की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी? क्या इनके अपने लीडर जो कबूतर उड़ा रहे हैं बैठ के घर में, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे? क्या उसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर, जिसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, इंटीरियर मिनिस्टर, मैं किसी मशीरान वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने कुछ अर्सा कबल खड़े होकर मीडिया पे कहा था कि ये तो एक SHO का काम है, जिसके साथ CM बलूचिस्तान भी खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी के मौजूद थे। क्या आप आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसको कहते हैं कि जी ये 6 सूबों की इकाई है और ये पाकिस्तान की उसका सिंबल का सिंबॉलिकली बैठे हुए उनका नाम है, वो शामिल थे? क्या फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई रोल नजर आया पिछले 1.5 सालों में आपको? क्या फॉरेन ऑफिस का कोई एलामिया नजर आया आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, फॉरेन ऑफिस एंड दाखिला ऑफिस, उन दोनों की तरफ से रिजल्ट क्या है? 0। और आप कहते हैं कि अफादियत होगी मीटिंग में, लोगों से आपकी ना जाने से आपको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हम अवामी पार्टी हैं, हम लोगों के अंदर मौजूद हैं, और बड़े आराम से इख्तियार वली साहब ने सारा मलबा उठा के हम पे डाल दिया कि हमने बात किया, हमने क्या। भाई हमारे दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, आपके दौर में तो अगर आप पीपल्स पार्टी का दौर देख लें 2007 to 2013 और 2013 to 18 देख ले, 3 फिगर्स कह रहा हूँ, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन चेक कर लीजिएगा। 150, 400, 300 ड्रोन हमले हुए हैं इनके दौर में, हमारे में तो एक भी नहीं हुआ। दहशतगर्दी का एलिमेंट देख लें, हमारे दौर में सबसे कम तरीन आया। बात यह है कि आप आज इंडेक्स उठा के देख लें, जो आज की रिपोर्ट है, आज की मैं आज मार्च 25 की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान है नंबर 2 जो दहशतगर्दी की लपेट में दुनिया में, और नंबर 7 पे अफगानिस्तान है। कौन सी हमारी दहशतगर्दी हो रही है? चाइना में, कौन सी इंडिया में, कौन सी ईरान में, कौन सी अफगानिस्तान में? सो मीनिंग बाय दिस इज एब्सोल्यूट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ना अहल भी है, ना लायक भी है, और कॉम्पिटेंट भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और इसके आगे मैं एक आपको बड़ी हैरतज़दा बात बताऊं, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि फॉर्म 47 और 45, भाई लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी तो लोगों से बात ही करेगी। अगर वो जारी तरीके से फॉर्म 47 से बैठे होंगे तो उनको कोई परवाह नहीं है कि किसी बंदे से जाके बात करनी है, किसी के जनाजे पे जाना है, किसी की खुशी में शामिल होना है। 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 21वीं सदी के अंदर ट्रेन पूरी की पूरी है। सुन लेना आप, मेरी बात सुन लें पूरी।
21वीं सदी है, आपको 100 साल पहले जाके कहीं नजर आएगा किसी मुल्क में ट्रेन पूरी की पूरा हुआ? बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सान्या है। और दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, उसका कोई और आइडेंटिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो दहशतगर्द है। लेकिन जो लोग बगैर हथियार के यहाँ आते हैं उनको ही मार मार के आप बुड़गस निकाल देते हैं यार, उनको प्रेस क्लब के सामने मारते हैं आप। कौन बात करेगा? बात करने में कोई एतराज है? दुनिया सारी में बात ही की जाती है। और हमेशा जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो वहां कामयाब होते हैं फवाद जहां पर अवाम आपके साथ खड़ी होती है। एंटी अवाम कोई आज तक मुझे एक एग्जांपल बता देना जहां कहीं कामयाब हुई हो। और जो ये बार बार एक अलाप जपते हैं कि हमने आबाद किया, हमने ये किया, भाई इस तरह मैं चला जाऊं तो सबसे पहले तालिबान बनाए किसने? नसीरुल्लाह बाबर खान वाज द इंटीरियर मिनिस्टर, 1996 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अगर मैं इस तरह तारीख का हिस्सा बताऊं तो सबसे पहले जो है बलूचिस्तान के अंदर एयर अटैक्स और अटैक कब हुआ? इट वाज आल्सो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी 70 की दहाई में। तो भाई आगे आ जाओ, आज के दौर में आ जाए। आपने 40 साल हुकूमत की है ऑफ एंड ऑन, ये आप लोगों की ऑफ शूट्स हैं। 3-3.5 सालों में ये सारा गंद नहीं लपेटा हुआ एक जगह पे आ गए और हम जिम्मेदार हो गए। आप ऑनेस्ट होएं, आप डिग्निटी के साथ बात करें। हमने कहा क्या था आपको? हमने कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई। हमने 265 हल्कों में लोगों को टिकट दिए, किसी पार्टी ने पाकिस्तान में नहीं दिए। नून के 209 टिकट्स हैं, जरा चेक कर लीजिएगा इसके। और इसके बाद हमने हर हल्कों में इलेक्शन लड़ा, हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हम पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। आप बुलाते, आप इमरान खान साहब को शामिल करते, उनके ऊपर लोगों का फेथ है, वो लोगों के मकबूल लीडर हैं, इसमें क्या बुराई थी? नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से बाहर भाग के चले गए थे, बाहर बैठे हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर होता था शहबाज शरीफ, और मैं हफ्ते में 2 चक्कर लगाता था जाके पूछने के लिए। और आज आप वो खुद शामिल नहीं है। क्या कर रहे हैं? लाहौर के पुराने सकाफती उसको सही कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें। आपने तो इस सिक्योरिटी कमेटी का भी बुड़गस बना के रख दिया। इतने बड़े इशू को आपने नॉन सीरियस अंदाज में कर दिया कि आपके अपना इंटीरियर मिनिस्टर ही बीच में कोई नहीं है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री की इनपुट आउटपुट जीरो है इसके ऊपर। आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान जाता नहीं है, जहां पर आप बार बार कहते हैं कि वहां से दहशतगर्दी हो रही है। भाई जाओ ना, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है ना, फॉरेन ऑफिस का काम है ना। आपने पॉलिसी बनानी है ना, पॉलिसी डिस्कस करनी है ना आपने। क्या आपने उन लोगों को बुलाया जो वहां के स्टेक होल्डर्स थे, जिनके हलकों में ये चीजें हो रही हैं? क्या महमूद खान चकजई साहब ने जाना वहां गवारा किया? नहीं। क्या अख्तर मेंगल साहब ने जाना गवारा किया? नहीं। क्या वहां के जो लोग यहाँ आके बैठे रहे, जिनको आपने मारा, जिन पे पर्चे दिए, जो निहत्ते लोग थे प्रेस क्लब में आके अपनी शिकायत का इजाला करने आए थे, उनसे बात की? नहीं। तो भाई किस चीज की फिर आपने सिक्योरिटी ये बना लिया, इजलास बुला लिया और वहां पर एलामिया जारी कर लिया? इस तरह चीजें नहीं चलती ना, इस तरह तो पॉजिटिविटी फवाद नहीं हो सकती ना। आपको खुद तो सीरियसनेस शो करनी चाहिए ना। आप खुद को आपको बैठा दिया, आप फार्म 47 के बैठे हुए हैं, सारे जहां को पता है यार, बैठ तो गए हो ना, तो अब कम से कम से अपनी एक वर्थ तो शो कर दो, अपनी पोटेंशियल तो शो कर दो। मैं दोबारा अपना एक ये तो शो कर दो कि यार हम सारे मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं सर दोबारा आपकी तरफ भी आऊंगा, है नहीं है। मैं सर दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। कादिर मंदोखेल साहब, सर 2 बड़ी अहम बातें आ गई हैं। एक तो गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी, सिक्योरिटी कमेटी की गैर फालियत, या वो कहते हैं कि जी अली बुखारी साहब की गुफ्तगू से जो अखज़ हुआ है कि इसकी रेलिवेंसी बनती नहीं है, और बिल्कुल दुरुस्त बात की है उमर अयूब साहब ने, गैर मौसर किस्म का इजलास रहा है। फिर साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक चार्जशीट की है कि जी तालिबान के बनाने से लेके बलूचिस्तान ऑपरेशन तक ये भुट्टो साहब ने किया और उसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया। तो क्या मुत्तफ़िक़ हैं आप इन तमाम चीज़ों से सर? अगर पीटीआई के रहनुमाओं की गुफ्तगू से फॉर्म 47-45 निकाल दे, इनके पास और गुफ्तगू ही नहीं होगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि क्या पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम लगा रहे, क्या तालिबान इस्लामाबाद की मरगला पहाड़ियों तक नहीं आए? क्या पीपल्स पार्टी के ही दौर तक जो तालिबान को वहां धकेला और पूरे मुल्क को साफ किया? क्या हमारी कायद बेनजीर भुट्टो को तालिबान ने हमसे जुदा नहीं किया, कत्ल नहीं किए? ये कम है। 18 अक्टूबर को 200 से ज्यादा हमारे जाले शहीद नहीं हुए, 600 से ज्यादा हमारे ओवरऑल जाले जो है ना वो शहीद हो चुके हैं मुख्तलिफ बम धमाकों में। तो ये सारी सबूत नहीं है, आप अपनी बात कर रहे हैं। आपका गंडापुर साथ सर झुकाए बैठा हुआ था वहां पे सलामती कमेटी के इजलास में, बाहर आके भड़के मार रहे हैं, वो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ओ भाई ये बात तो आपने पहले भी की थी, ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। वो तो हो रहा था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। किसको खुश करने के लिए बातें कर रहे हो? क्या महमूद शाह जो तजिया निगार है, उसकी वीडियो, पश्तून एनालिस्ट है डिफेंस का, उसका वीडियो शामिल है, अख्तियार उरी साहब जानता है उसको। उसने कहा कि एक टीटीपी डीआई खान है, एक टीटीपी गंडापुर ग्रुप के नाम से। क्या आज भी गंडापुर तालिबान को बता नहीं दे रहे? क्या आपकी पूरा का पूरा हुकूमत पिछले कई सालों से तालिबान को बता देने के ऊपर कायल नहीं है? क्या जो बन्नू जेल टूटा, एक फायर नहीं हुआ, एक ताला नहीं टूटा, और वो 400 मुजरिम लेके गए और शरबत पी के
फोन किए, मीडिया को हम खैर खैरियत से पहुंच गया। ये किसका दौर है? इल्जाम हम पे लगा रहे, पाल रहे हो खुद। क्या आपके सरबराह के नाम तालिबान खान नहीं रखा गया था? क्यों रखा गया था? आज भी आपका जो वजीर आला है वो ये कहता है कि ये तो रटा रटा है पूरा सलामती कमेटी का इजलास था। तो भाई अगर रटा रटाए थे, जो बढ़ के आप बाहर मार रहे हो तो अंदर बोल लेते ना। वो आर्मी चीफ बैठा हुआ था, वो कौम का बाप जिसे आप कहते हो, आपके रहनुमा, वो कौम के बाप को बता देते ना कि बाबा ये गलत कर रहे हो, ये सही है। वहां तो सर झुकाए बैठे थे, बाहर आके बढ़ के मार रहे थे। और फिर उसके बाद आप जो बात कर रहे हो कि हमें शमूलियत नहीं दी हमारी, आपने 14 लोगों को जब लिस्ट दी, किससे पूछ के दी है? क्या इमरान खान की मशावरत नहीं शामिल थी? और रात 10:30 बजे आपने न्यूज चला ली है कि हमें इमरान खान से मिलाया जाए। रोज तो मिलते हो। फिर मैं कहता हूं गवर्नमेंट के पार्ट पे यहाँ गलती है, उनको खड़ी करना चाहिए। 55 सीटों वाली बस ला जाओ भाई, जिससे जाना है आइडिया ले चला जाओ, ताकि इनके ये पोल भी खुल जाता। और पोल खुल गया, उसी शाम को खुल गया। ये सारे जो रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान को पेरोल पे रिहा करो। और कौन सा पेरोल? अली बुखारी साहब वकील है, ये मुझे बताया कानून। जिसका माँ बाप मर जाता है ना, उसको चेहरा दिखाने के लिए पेरोल पे रिहा करता है। सियासी सौदाबाजी के लिए पेरोल और नहीं होता है। और फिर कौन सा पेरोल? जो आप जेल में हुआ पेरोल मांग रहे हो। जब आप वज़ीर आज़म थे, जब आप बड़ी पार्टी के सरबराह थे, उस वक्त तो किसी कमेटी में, सलामती कमेटी में आप शमूलियत नहीं करते थे, इस वजह से कि आपको पीपल्स पार्टी के और नून लीग के चेहरे नहीं देखने थे। अब जब जेल के सलाखों में बंद है तो किसी तरीके से बहाना ढूंढ रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो। आपकी मुज़ाकराती कमेटी का वन पर एजेंडा था कि खान को रिहा करो। आपके रऊफ हसन साहब का कहना था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दो। ओ भाई, आपके शंदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी कह चुके हैं खान है तो पाकिस्तान है। भाई खुदा का वास्ता, कौन सी जमहूरियत, कौन से सियासत, कौन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? आपने मुझे एक बात बता दे, आप जो बात कर रहे हो, क्या यही महमूद खान चकज़ई को आपने धोखा नहीं दिया, जिसने कहा कि मैं सियासी लोगों से मुज़ाकरात करूंगा? आपने खुदे लगा लिए। क्या अख्तर मेंगल साहब के साथ आपने मुआहिदा नहीं किया था जो आपने धोखा दिया? क्या एमक्यूएम के साथ मुआहिदा करके धोखा नहीं दिया? क्या मंजूर पश्तून जो साहब जो पीटीएम का सरबराह है उसके साथ आपने मुआहिदा नहीं किया 11 अक्टूबर का कि हम 2 महीने के अंदर कानून साजी करेंगे? क्या मौलाना को आपने धोखा नहीं दिए? जो मुज़ाकराती टीम हुकूमत के साथ है, मौलाना को आपने साइड पे कर दिए। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए मौलाना को साइड पे कर लिए। ओ भाई, आपके अपनी पार्टी के अंदर 75 धड़े, पहले उसका इतिहास तो बनाओ, ग्रैंड अलायंस, उसके बाद आप ईद के बाद अलायंस की बात करें। सबको तो धोखा दे चुके हैं, ठीक हो गया। कौन करेगा? मंदुखेल साहब, मैं ब्रेक लेता हूं सर। ये गुफ्तगू खत्म नहीं हो सकी, मैं एक राउंड इसके ऊपर और कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अली बुखारी साहब के लिए आपने की और बहुत सारी बातें हुकूमत से भी जवाब लेने की हैं कि हुकूमत मुलाकात के लिए 55 सीटर बस क्यों नहीं खड़ी कर देती थी। कादिर मंदुखेल साहब का ये एक पॉइंट है। फिर अली बुखारी साहब से भी ज़रूर पूछेंगे और फिर कादिर मंदुखेल साहब के बाद फिर कुछ आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन अगले हिस्से में फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इख्तियार वली साहब, गुफ्तगू बड़ी गर्मा गर्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि कुछ मज़ीद इसको वक्त दिया जाए, एक दफ़ा आपके पास दोबारा भी आ जाएँ। अली बुखारी साहब की भी आपने सर गुफ्तगू सुनी थी, कादिर मंदुखेल साहब की भी सुनी थी। कादिर मंदुखेल साहब कहते हैं कि आप एक दफ़ा 55 सीटर बस करा के खड़ी कर दें बाहर और उनसे कहें जिसने मिलना है वो चल के जेल में मिल ले। पेरोल के हवाले से भी वो कहते हैं कि जी पेरोल का मामला इस तरीके से नहीं होता कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि बाहर लेके आ जाएं। तो सर आप मुलाकात नहीं करवा पाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जब कभी भी मौका लगा उन्होंने आपसे कहा कि मुलाकात करवाएं खान साहब से, हम मशवरा करेंगे, शरीक होना है नहीं होना, आप करवा नहीं पाते। ये इल्ज़ाम है इनका, ये हकीकत है कि आपके बस में नहीं है, ये कोई कानूनी लकूना आ जाता है या कोई ताकत ऐसी है कि जो आपको ये काम करने से रोकती है? फवाद, 2-3 बातें हैं। अली बुखारी साहब हमारे बड़े अच्छे वकील भाई भी हैं, कानूनदान हैं। इनको मैंने उस वक़्त भी कहा था जब ये कहते थे ना कि जो 9 मई के वाक़यात हैं इस पे जो है तो कमीशन बना दिया जाए। जो केसेस में इनको यही कहता था कि मैं तो आपकी जितनी, मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है कानून की, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो जहाँ पर केसेस जो हैं वो अदालतों में वो सब जुडिस हो जाती हैं, वहाँ पर कमीशन नहीं बनते। फिर ये जो पेरोल का कानून है, अच्छा है कि आज एक दूसरा कानूनदान भी बैठा है, उसने भी इनको बता दिया, कादिर मंदुखेल ने, कि पेरोल पे रिहाई का कानून क्या है। और दूसरा, अगर मैं आपको इसके अबव ऑल अगर मैं आपको बताऊं
कि जब जब इस मुल्क में कौमी सलामती के इश्यूज़ और मौक़े आए हैं, उस वक्त तहरीक इंसाफ की और इसके लीडर इमरान खान का रवैया क्या रहा है। आपको पता है जब 150 से ज़ायद बच्चे खैबर पख्तूनख्वा में APS में मारे गए थे, शहीद कर दिए गए थे, इमरान खान की हुकूमत थी वहाँ पर, ये कितने दिनों बाद वहाँ पर गया था, आपको कुछ याद है? ये 3 हफ्ते बाद गए थे। जब बनु जानी खेल में 2 दर्जन लोगों को गोलियां मार के टेररिस्ट ने छोड़ दिया था, उन लोगों ने अपनी लाशें उनके वरसा ने सड़क पर रख दी थी कि हमारे पास हमारा वज़ीर आज़म आएगा तो हम लाशें दफनाएंगे। कोई नहीं किया, इनका वज़ीर आला भी नहीं किया। 2 हफ्ते बाद फिर हम गए और अपोजिशन का वफद गया, तो हमने फिर वज़ीर आला को बोला कि अल्लाह रसूल का वास्ता है, लाशें वहाँ पर पड़ी हैं, चले जाओ। तो फिर वो चला गया। जब सानेहा साहिवाल के लोगों के पास जाके उनका दर्द बांटने का वक्त था, तो वज़ीर आज़म साहब उस वक़्त इमरान खान थे, वो नहीं गए। और जब हज़ारा कौम के दर्जनों लोगों को कोयटा में कत्ल कर दिया गया था, इन्हीं टेररिस्ट ने मारा था। बसों से उतार के निशाना ले के ताक के मारी थी गोलियां। 2 हफ्ते से ज़ायद उन्होंने 21-22 लाशें उन्होंने सड़क पर रखी थी। उनका मुतालिबा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान आ जाए और हमारे आंसू पोंछ ले, बस हम उसके सीने से लग के रोना चाहते हैं, फिर हम अपने लाशों को दफना देंगे। तो वज़ीर आज़म साहब का उस वक़्त क्या था? इमरान साहब फरमाते हैं कि आप लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मैं क्रिकेटर हूँ, खिलाड़ी हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लाशें दफना दो तो फिर आऊँगा। फिर भी नहीं गए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो गए थे। तो अभी भी अगर इसको ले भी आते तो फैसला यही होना था जो है और जो हो चुका है। इन्होंने लेकिन सर आप मुलाकात का इख्तियार नहीं रखते क्या? पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, हाँ, इस पे मैं कहता हूँ आपको, मुलाकात का इख्तियार हम इतना रखते हैं। फवाद में आपके प्रोग्राम में इसको चैलेंज ना लें यार, ये तो ये चैलेंज वैसे ही फिर लोग इसको बहुत सीरियस हो जाते हैं। मैं अली बुखारी भाई को दावत देता हूँ कि चलें और अडियाला जेल जाते हैं। अगर इमरान खान से ज़्यादा किसी कैदी की मुलाकातें आपको इस 1 साल में मिली तो जो जुर्माना आप कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं आपको अफ्तारी खिलाने के लिए ले जाऊंगा, जिधर आप बोलेंगे वहां आपको अफ्तारी खिलाऊंगा। बुखारी साहब आपके लिए अफ्तारी की दावत आई है सर। अगर देखें ये सर ये दावत आई है आपकी, इख्तियार साहब 1 मिनट दावत कबूल तो होने दें सर। ये देखें अफ्तारी की दावत ही हमें दे रहे हैं और अफ्तारी तो इंशाल्लाह हमने जीते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें अफ्तारी की दावत देंगे तो उनकी पार्टी इनको निकाल देगी और इनकी जो लड़ाई झगड़े प्रोग्राम में भी वो सारे बेसूद साबित होंगे। क्योंकि आप जरा उठा के देख लें रिकॉर्ड कोड लगभग मरियम से किस तरह मुलाकात होती थी लोगों की, नवाज शरीफ साहब से कितनी मुलाकातें हुई, किस तरह की मुलाकातें हुई लोगों की, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें किस किस टाइम किस किस जगह हुई, उसके बाद हमजा शहबाज से कितनी मुलाकातें हुई, किस किस टाइम हुई। फवाद ये बात कुछ और है। इसी तरह नहीं, मैं तो आपको मुलाकातों का बता रहा हूँ, आपने कहा है ना, चेक कर लें जी। और फवाद आप अपने प्रोग्राम में टेक फॉर रिस्पांसिबिलिटी और आपकी मुलाकातें, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल में अडियाला जेल में अगर इमरान खान से ज्यादा किसी की मुलाकात हुई हो जुर्माना देने के लिए। उसके बाद ये देख लीजिएगा कि जो है किसका खाना कहाँ से आ रहा था, कौन लेकर आ रहा था, कितनी देर हो रहा था, किसके कमरे में अटैच बाथरूम से, किसको जो है गर्म पानी भी मिलता था, किसको जो है वहाँ पर जो है सारी फैसिलिटीज बाकी दी जाती थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभी तक किस जगह पे इमरान खान साहब रह रहे हैं। मैं तो डे फर्स्ट से जा रहा हूँ ना, मैं तो उनका कौशल भी लाऊं। मैं तो 3 दिन पहले भी मुलाकात करके आया हूँ कि कब तक पॉलिटिकल जो आपने विक्टिमाइजेशन के लिए रखा हुआ है, 189 केसेस में से 187 केसेस में या वो बरी हो गए हैं या उनकी बेल है, बेल ग्रांटेड है इवन एंड अदरवाइज आप छोड़ नहीं रहे उनको। और बात यह है कि आपने आपको कहा क्या यार, बात यह है कि आपकी सीरियसनेस तो शो करें ना। सवाल फवाद आपसे कर रहे हैं, चना जवाब आप जो दे रहे हैं। आपने एक्सीडेंट हो गया, एक हादसा हो गया, उसके ऊपर आपने एक इजलास बुलाया और भाई आपके तो मियां साहब खुद उसमें नहीं थे। मैं अगर ये कहूँ किसी की बात मैं बोरो करता हूँ कि उसने कहा था कि भाई बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून में से शीन निकल गई, तो भाई शीन तो निकल गई, नून कहाँ है? वेयर नून, वेयर योर लीडर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे। आपकी सीरियसनेस का ये आलम है कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी बीच में कोई नहीं है
और आप लोग बैठ के हमें बातें कर रहे हैं कि हमसे, भाई हमारा तो एक रीजनेबल ग्राउंड है हमारे साथ। बलूचिस्तान के इशू पे महमूद खाना चक रही से वो शामिल नहीं हुए, उन्होंने नहीं होना था आपके साथ शामिल, उन्होंने कहा नहीं होंगे हम उनके साथ थे। अख्तर मेंगल साहब वहाँ के देखें, दोनों सीएम रह चुके हैं वहाँ के और मेन कंपोनेंट है वहाँ के जो बाकी लोग थे जिनके हलकों में ये हुआ है उनमें से कोई। फवाद, क्या आपका सवाल इनसे ये था? मैं सर क्विकली आपके पास, अली बुखारी साहब, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा सर। जरा मैं, आपने खुद ही अगर बंदर बांट करनी थी, अपने ही फैसले करने थे तो आप कर लें। अली बुखारी साहब, फवाद 2 मिनट मेरी बात सुन लें। इसके अंदर अब बैठ के तनकीद कर देना बड़ी आसान है। कादर मंदोखेल साहब मुझे ये बता दें कि तालिबान कहते हैं जी पन्नू में ये हो गया, फलां ये हो गया, फलां हो गया। यार ये तो बताएं बनाई किसने? आपकी कीवी हम काटते रहे हैं और आज भी हम काट रहे हैं, पाकिस्तानी काट रहे हैं। आपका तो इंटरेस्ट क्या 1996 में क्या कोड़ा खटंग में नहीं बनाई थी? नसीरुल्लाह बाबर आपका इंटीरियर मिनिस्टर नहीं था, आपकी हुकूमत नहीं थी, बीबी उस टाइम, बीबी शहीद उस टाइम वज़ीर आज़म नहीं थी। इनकार कर देना, कहीं नहीं थी जी, हमने नहीं बनाई, आपने बनाई, यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट। क्या जुल्फकार अली सर वो तो कहते हैं हम विक्टिम है, हम तो विक्टिम है, पीपल्स पार्टी तो विक्टिम है तालिबान की। अटैक स्टार्ट हुए, ये बताओ बेनजीर खुदा के लिए ऐसा ना करें। बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था? आप बताएं ना जी, आप इनकार कर दें। आप अभी वो प्रोग्राम में बैठे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड बात करें, आप कहीं नहीं 96 में हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी हुकूमत में तालिबान नहीं बने। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं है, आप तारीख को मसक नहीं कर सकते, आप तारीख को मिटा नहीं सकते। मैं कादिर मंदोखेल साहब, जो गलत पॉलिसीज आपने, बुखारी साहब, वो गलत पॉलिसीज उनका असर आज सारी अवाम भुगत रही है, उसका असर सारी कौम भुगत रही है जो आपकी गलत पॉलिसीज थी। और भाई तकरीर करने से काम नहीं चलेगा। बेनजीर भुट्टो को हमारे 614 को किसने मारा बता दो ना। आप बताएं ना, आप हुकूमत में थे, आसिफ जरदारी साहब को आप ये मैं बताऊं, बाकी आप बताएंगे यार, ये कमाल कर दिया आपने। आज ये बातें मैं बताऊं, किधर है बाकी आप बताएंगे। भुट्टो का केस किधर है? बेनजीर भुट्टो का केस किसने डिसाइड करना था? अली बुखारी साहब, मैं 10 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं, 20-17 साल से हुकूमत में। ये तो आपके एक इतनी बड़ी नालायकी है कि आप अपने लीडर के नाम पे वोट लेकर आप उसका किस्सा लास्ट टाइम नहीं साबित कर सके। 25 साल और पड़ा रह गए। खाली बात करें तो आप सुन भी लेना, अब मंदोखेल साहब हौसले से सुन भी लेना। बात यह कि आप खुद 15 साल से बैठे हुए इंतजार के अंदर, भाई ढूंढ लेना, आप अपने लीडर का कातिल नहीं ढूंढ सके, आप उनको सजा नहीं दिलवा सके और आप निकले हैं बलूचिस्तान में सजा दिलवाने ट्रेन हादसे वालों को। आपका सीएम कहता है बैठ के जी एक SHO की मारा है। हमने तो और फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया था उमर अयूब साहब ने कि भाई 6 बजे के बाद कोयटा में बाहर निकलो। अली बुखारी साहब जरा सर, बुखारी साहब जरा गुड गवर्नेंस नहीं कर सके, आपकी रिट नहीं है। बुखारी साहब एक एक करके मुझे, बुखारी साहब मैं एक एक करके जरा जवाब ले लूँ। इख्तियार वली साहब सर फरमाइएगा, मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से सर एतराज़ रहा है और फिर वो कहते हैं कि जी जो फैसिलिटीज़ मियाँ साहब को अवेलेबल थी वो आप लोग देने के लिए तैयार नहीं है, दे नहीं पा रहे, आप लोग जो है उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, विक्टिम कर रहे हैं उनको। देखें ये तहरीक इंसाफ जो है ना, ये झूठ की इनके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 19-20 हज़ार अकाउंट इनके जो है ना, ये हर वक्त झूठ फैलाते रहते हैं। जिस दिन जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ उस दिन भी वही कर रहे थे। आज भी आपने पढ़ा होगा कि 2-3 अकाउंट जो बड़े हैं जो एंटी स्टेट मवाद को फैलाते हैं, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इमरान खान से ही निकला। जिनका लीडर ऐसा हो तो उनके कारकुन से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? सबसे ज़्यादा मैं फिर आपके टीवी पे ऑन एयर कहता हूँ, और कोई अगर इसमें कोई शक है किसी को तो वो आगे आ जाए। सबसे ज़्यादा 1 साल का रिकॉर्ड उठाएं, जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की इतनी किसी की नहीं है। और ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ जब जेल में थे, नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी जेल काटी थी। आप परवेज़ मुशर्रफ का दौर उठा लें, वो भी देख लें, उसके बाद भी उठा लें। और नवाज शरीफ जो था ना, उनके पास खाना अपना घर का जाता था। आपके लीडर को हम सरकारी मुर्गे खिलाते हैं, देसी वाले, शिया सीड्स भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, वर्जिश की मशीनी भी है, ट्रेडमिल भी है, चाहिए और क्या। अब जेल में तो इतना ही कुछ हो सकता है ना, अब कोई मेरिट में तो नहीं रख सकते। ठीक, अब वो आपके लीडर को कोई किसी ने उधर तबलीगी इज्तिमा से या कोई रायवंड से तो नहीं उठाया हुआ ना। ठीक हो गया। 190 मिलियन पाउंड की चोरी है। और इसके अलावा जो है तो मुल्क के GHQ पर हमला किया है, जिना हाउस जलाया है, इस मुल्क को तोड़ने की साजिशें कर रखी हैं। तो ऐसे बंदे के लिए आप क्या फैसिलिटीज मांगते हैं? ठीक हो गया। मैं मंदोखेल साहब की तरफ जरा चला जाऊं। इख्तियार साहब ट्रेन पे आ जाए। इख्तियार वली साहब मेहरबानी करें, ट्रेन हादसा और सलामती कौंसिल का तो जी सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। बुखारी साहब, मंदोखेल साहब सर आप फरमाइएगा, ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, आपने पेरोल का भी बताया कि वो मुमकिन नहीं है उस तरीके से, तो क्या मुलाकातों के हवाले से खान साहब को उनका आईनी हक, कानूनी हक मिल रहा है? मंदोखेल साहब देखिए, मैं जेल कमेटी का 10 साल मेंबर रहा हूँ सिंध में,
मुझे जेल की मैनुअल का एक एक शिक ज़बानी याद है। जो फैसिलिटीज इमरान खान साहब को मिली है वो तारीख में दुनिया में कहीं नहीं मिली है। आप मुझे बता दो, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एक सजा याफ्ता मुजरिम जो ना डायरेक्ट वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट से खिताब कर रहा है, ये आपने कभी सुना है? और ये जो टीवी पे आप लोग दिखा रहे हो कि पिस्ता, किशमिश और 8 कमरूद का और वॉकिंग ट्रैक और वॉशिंग मशीन, टीवी, अखबारात और ये देसी मुर्गे, ये फ्रूट, ये सारी चीजें कौन सी जेल में होती है? यही इमरान खान साहब कहता था कि एसी भी छीन लो, फलां भी छीन लो मुखालफिन के। आज ये सारी फैसिलिटीज उसको दिए जा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ उसके साथ इंतकाम होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ मुसलिमों को करना चाहिए, मगर ये अनोखी बात नहीं है। और भी ये इख्तियार वली साहब ने सही कहा कि ये कोई तबलीगी जमात से, हम तो वकील है, हम तो मुल्जिम के बारे में कहते हैं ये सर मस्जिद में झाड़ू दे रहा था पुलिस ने उठा लिया है। तो क्या ये मस्जिद में झाड़ू दे रहा था पुलिस ने उठा लिया है? ये तो चोरी के केस में सजा याफ्ता है। और एक केस नहीं, अभी तो 9 मई की वो जनरल गैंगस्टर फैज हमीद को 2 जूते पड़े, उसने सब बता दिए। उसने बता दिए उसने फौज के अंदर साजिशें कहाँ की है, शोधा के यादगारों को जलाया, क्या क्या वो गैंगस्टर ने सब बता दिया है। अभी तो वो बाकी है। अभी तो आप ये 190 मिलियन पाउंड को तरस रहे जिसपे जो ना माल मसरूका पे नून ने कब्जा कर दिए, सिंध के पैसे है। बात ये होता है कि आप मुझे बता दो कि अभी तो 9 मई के जो केसेस अभी बाकी है, और अभी आर्मी चीफ ने कहा है ना कि वो जनरल को जो ना अभी सजा जल्द हो जाएगी, ये सलामती कमेटी में कहा है उन्होंने। सवाल ये है, खुदा का वास्ता, आप या तो कानून की बात करें, या तो आइन की बात कर रहे हैं, या अफरा तफरी की बात कर ले। जिस तरह आपका वजीर आला वहां सर झुकाए बैठा रहते हैं, बाहर आके बड़के मारते हैं, वही चीज आप लोग टॉक शो में करते हो। वो बाबा सियासी बने, समाजी बने, जमहूरी बने, आज भी एम्पायर की उंगली ढूंढने को आप तरस रहे हो। आज भी फोकल पर्सन मुकर्रर करने के लिए आप डिमांड कर रहे हो। आज भी आप जो ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अपने खान को रिहाई की बातें कर रहे हो। आप मुझे बताओ, वकील है, आप मुझे बता दो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खान को रिहा कर रहे, तो ये जो हजारों की तादाद में कैदी बैठे हैं, ये फिर क्यों बैठे हुए? फिर सबकी जेल के दरवाजे खोल दो, जैसे बनू जेल के आपने खोल दिए। सवाल ये सारी चीजें आप, शंदाना गुलजार ने कहा, उसने कहा, शरियार अफरीदी ने कहा खान है तो पाकिस्तान है। इनका वन पॉइंट एजेंडा है, खान को रिहा करो, बाढ़ में जा, बाकी सारी चीजें। कोई मर रहा है, कोई जीत रहा है, कोई डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इनको कोई सरोकार नहीं। इनके एक ही पॉइंट है, खान को रिहा कर दो। ठीक हो गया। अली बुखारी साहब, सर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते सर, काइंडली क्विकली, 2-3 मिनट आखिरी रह गए। मैं देखें, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सी दुनिया के मेरे भाई बातें कर रहे हैं। ये इनको तो इमरान खान के अलावा और कुछ है ही नहीं, फोबिया इमरान खान साहब का। भाई आपका कल प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर तकरीर में कह दिया 190 मिलियन पाउंड का मामला दाना यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। कौन सी चोरी भाई, कौन सी चोरी, कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं यार? आप खुदा का वास्ता है यार, आप लोगों के सामने मजाक उड़ाते हैं लोग। आपको बाहर निकल तो सही है, पब्लिक में जाए तो सही। 190 मिलियन, वो कहते हैं चोरी की कोशिश थी लेकिन नाकाम चोरी थी। और 190 मिलियन पाउंड जो है उसका कल वज़ीर आज़म ऐलान कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी करो। कौन सी एम्बेसडमेंट है, कौन सा लॉस है, कौन सा गेन है सेक्शन 24 के तहत? आपको अगर पता नहीं है तो ये आपकी नालायकी है ना। इसके आपका ये गुनाह कबीरा और सगीरा दोनों है कि आप इल्जाम लगाते हैं, वो आपको तो पता ही नहीं है। अली बुखारी साहब, कादिर मंतोखेल साहब कह रहे हैं चोरी का माल बरामद हुआ है, वो उसकी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। चोरी का माल तो बरामद हो गया, केस तो बनेगा। सर आवाज आ रही है आपको? सर वो कहते हैं चोरी का माल बरामद हुआ है, उसका तो केस तो बनेगा ना। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अली बुखारी साहब देखिए ना, 190 मिलियन की बात कर दी आपने। और भाई खुदा का खौफ करो यार, कुछ पहले फैक्ट एंड फिगर देख लो। अब बड़े अच्छे वकील हैं कादर भाई भी, और अख्तियार वली साहब पढ़े लिखे आदमी हैं ना। माली मसरूका नहीं, माली मसरूका भाई पूरा पहुंच गया 190 मिलियन पाउंड का। 190 मिलियन पाउंड का माल मसरूका तब होता है जो माल कहीं गया होता। माल तो आपके पास है भाई, आपने खुद कह दिया। इंग्लैंड की जो यूके की जिस अदालत ने फैसला दिया उसका पैराग्राफ 53 पढ़ ले, पैराग्राफ 53 पढ़ ले। ये बताइए ना, अच्छा एक जुमले में बात करते हैं, मुझे ये बताइए, बर्तानिया ने वो पैसे किस लिए भेजे थे पाकिस्तान? कि यहाँ पे बर्तानिया में पैसे गए थे क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में, सुन लें अब तसल्ली से सुन लें जरा, वहां पर गए थे। एक नवाज शरीफ साहब एक चोर लीडर है पाकिस्तान के, उनके बेटे हसन नवाज है, उनकी प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत थी 2.5 मिलियन, जो बिकी 5 मिलियन पाउंड के अंदर। तो एनसीए ने एक चीज को इनिशिएटिव किया। अब हम तसल्ली से मैं दे रहा हूँ आपको जवाब, सुन लेना आप, सुन लें। तो वहां पर पता ये चला कि मलक साहब के अकाउंट में से नवाज शरीफ चोर साहब के जो बेटे चोर हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो 5.5 मिलियन की थी वो 5 मिलियन। अली बुखारी साहब, सर थैंक यू वेरी मच सर। इंक्वायरी करने के बाद
सर थैंक यू वेरी मच सर। अली बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच। फीस भी लेते हो और झूठ भी बोलते हो। इख्तियार वली साहब सर आपका भी शुक्रिया। कादिर मंतुखेल साहब सर आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।